हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं सर, और पार्ट बी पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप वुमेन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं और पार्ट बी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो विद्यापीठ के साथ जुड़ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग, बहुत सारे विद्यार्थी ये तलाश में रहते हैं कि मार्केट में पार्ट बी की बुक मिल जाए, चाहे कितने की मिल जाए, 200 की, 300 की, 400 की, पर हम बुक से पढ़ेंगे। सबसे बड़ी गलत फहमी को दूर कर देना, योजनाओं को, ठीक है ना, टीकाकरण से संबंधित प्रमुख योजनाएं और नवीन टीकाकरण से संबंधित जो करंट इश्यू हैं वहां से सवाल बनते हैं, और आपका एक सिंगल सवाल सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको वही टीचर दे सकता है जो लगातार, कोई बुक्स तो देखो एक बार छपने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, आपको बस वही पढ़ना है। तो आप लोग सॉफ्ट कॉपी पर विश्वास कीजिएगा, ना कि हार्ड कॉपी पर, ठीक है ना। अब हमारे साथ अगर आप जुड़ते हो, 200 प्लस ई बुक मिलेंगी आपको, ठीक है ना। उसमें लास्ट टाइम के अंदर हम आप लोगों को बिल्कुल, और इनका शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स और देंगे। मतलब इतना बेहतरीन बैच है पूरे वुमेन सुपरवाइजर का, अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सबसे बेस्ट स्टूडेंट, यहाँ टॉपर्स निकलेंगे, आप लोगों को विश्वास नहीं हो। जिस दिन एग्जाम और परिणाम आए उस दिन आप लोगों के सामने सभी साथी यहाँ खड़े हुए मिलेंगे, एक एक स्टूडेंट से आपसे मुलाकात होगी, बिल्कुल प्रॉपर रूप से। पार्ट ए पार्ट बी आखिरी मौका है 999 के अंदर बैच ज्वाइन करने का। फिर मत कहना सर हमें ये बैच 999 में मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं नहीं कह सकता आपको फिर, क्योंकि इंस्टीट्यूट का काम है, मेरा काम आप लोगों को कंटेंट और टाइम पर चीजों के साथ सूचित करना। अब आप लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो देख लेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं आज आपको सवाल पढ़ाने वाला हूं, और कुछ सवालों की शुरुआत इस तरीके से करेंगे। एक बार मैं ऑडियो वीडियो चेक कर लेता हूं। ये मैंने पहले भी आपको 75 सवाल पढ़ा चुका हूं, और अब मैं अगले जो सवाल दे रहा हूं आपको, ये 25 सवाल, अब 100 सवाल हो जाएंगे। इतना हाई लेवल के सवाल हैं, मजा आ जाएगा आपको। चलो मेरे साथियों, एक बार सभी का मोस्ट वेलकम है, जुड़ जाएंगे मेरे साथ। A1 क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के बीच में लगातार प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और ऐसे ही देखो, प्रैक्टिस में तो मैं कमी छोड़ूंगा ही नहीं, साथ में थ्योरी में भी कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस में तो आपको 5000 प्लस एमसीक्यू करवाऊंगा, और पीडीएफ प्रॉपर रूप से ऐप में सिस्टमेटिक तरीके से मिल रहा है आप लोगों को। चलो तो अब अपन स्टार्ट करें अपने सेशन की बिना किसी देरी के। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, ठीक है ना, आइएगा एक बार मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आइएगा सवाल 76 से 25 यानी 75 सवाल मैंने पहले पढ़ा दिया आप लोगों को, प्रॉपर रूप से पीडीएफ दे दिया। अब आइएगा 76 नंबर पे, आईसीएमआर, ठीक है ना, एनआईएन 2020 के अनुसार एक गर्भवती महिला, ठीक है ना, प्रेग्नेंट वुमेन को दूसरी और तीसरी तिमाही में प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब कई बार देखो, हमें इस सवाल का पता भी है, हम बेसिक तरीके से इसको जानते भी हैं, पढ़ भी लिए, पर बस मैंने इसकी लैंग्वेज को क्लिस्ट किया है ताकि बच्चा कंफ्यूजन होगा, एग्जामिनर यहां तक चल सकता है जहां मैं सोच रहा हूं, और वो चीजें आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल देंगी, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चा, यहां पर क्या आंसर होगा? 9.5 ग्राम और प्लस में 22 ग्राम, ठीक है ना। ऑप्शन बी। बोला सर ये क्यों हुआ, हमें समझ में नहीं आया। तो देखो मैं आपको, यहां सबसे नवीनतम डेटा है, ठीक है ना। दूसरी तिमाही, सेकंड, यहां पर जो तिमाही होगी उसके परिप्रेक्ष्य में सामान्य आवश्यकता प्लस 9.5 ग्राम, तीसरी तिमाही के अंदर प्लस 22 ग्राम सामान्य आवश्यकता होती है। भ्रूण का सबसे तेजी से विकास तीसरी तिमाही में होता है। ध्यान रखना, जो बच्चा होता है मां के गर्भ के अंदर, उसका सबसे तेजी से विकास कौन सी तिमाही के अंदर होता है? थर्ड तिमाही के अंदर होता है, ठीक है ना, तीसरी तिमाही में। इसलिए प्रोटीन की मांग दुगनी हो जाती है जब बच्चे की बॉडी का, क्योंकि प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं प्रोटीन को? मैंने आपको पूर्व में बताया भी है कि प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डर कहते हैं। तो इस वजह से प्रोटीन की मांग बढ़ेगी जब बच्चे का विकास तीव्र गति से होगा। बातें क्लियर हो रही हैं भाई? बच्चे का विकास कैसे हो रहा है?
तीव्र गति से हो रहा है, तो यानी कि अब प्रोटीन की मांग सीधा है, बढ़ना है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट सवाल आपके बीच में लीजिएगा। कैसलस नेकलेस, सवाल बड़े गजब है। कैसलस और नेकलेस, गले के चारों ओर लाल रंग का दानेदार घेरा किस बीमारी का विशिष्ट लक्षण है? मैं आप लोगों को मिशन इंद्रधनुष पूरे यूट्यूब पे, पूरे एप्लीकेशन की जगत में कहीं भी आपने कोर्स लिया हो पढ़ लेना। मिशन इंद्रधनुष को जितने भी अभी एक एक स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। जो अभी 5.0 6.0 चाहिए, जो पहला मिशन शुरुआत हुआ था 2014 से, और लास्ट तक उसके कम से कम 40 सवाल करवाऊंगा मैं आपको मिशन इंद्रधनुष पे। बनाया मैंने कल, तो आप कहोगे कि सर कितना वास्तव में बहुत अच्छा लगा। तो ये है, क्योंकि मुझे पता है कहां कहां से कैसे सवाल आ सकता है, तो वो चीजें अगर नहीं पढ़ेंगे हम तो फिर दिक्कत आएगी। थ्योरी भी करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें मुझे आपको करवानी पड़ेंगी उसके इर्द गिर्द की थोड़ी बहुत टॉपिक्स। मान लो अपने में दे रखा है टीकाकरण, अब टीकाकरण में ये थोड़ी लगेगा मिशन इंद्रधनुष से हम ऐसा पूछेंगे, तो वो तो हमें सोचना है कि कैसा पूछ सकता है। आइएगा, देखो यहां बच्चे के क्या हो रहा है, लाल रंग और दानेदार घेरा बीमारी के किस विशिष्ट लक्षण है? स्कर्वी, गेंगा। नहीं साहब, यहां पर इन दोनों को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पेलेग्रा और मम्प्स, यहां पेलेग्रा होगा, पेलाग्रा याद रखना। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है मेरे प्यारे बच्चों। किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से। बिल्कुल सर, आपने मुझे बताया भी था पहले, बिल्कुल। तो ध्यान रखा करो चीजों को, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ और अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए पेलाग्रा, ठीक है ना। पेलाग्रा विटामिन B3 यानी कि नियासिन की कमी से सबसे बड़ा पहचान चिन्ह है। किसकी कमी से? नियासिन, B3 याद रखना, B1 थायमीन, बेरी। तो यानी कि B3 नियासिन की कमी से सबसे बड़ा पहचान है। अब बात करेंगे हम इसमें धूप के संपर्क में आने वाली त्वचा, खासकर गले के चारों ओर हार जैसा गहरा लाल निशान। गुरुजी कालो तो मारो छोरो हो जाए, सारा दिन तावड़ा में खेले, ठीक है ना। इया कालो भीट हो रहे है ना, नावेर इया मेल जिम रहे है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों की एक समस्या होती है, क्योंकि तुम पढ़ने लग जाते हो, बच्चा अपनी मस्ती में मस्त हो जाता है। चलो कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहनों। अगला सवाल आपके बीच में है, लीजिएगा। ओपन वायरल पॉलिसी, ठीक है ना, पॉलिसी के तहत खसरे का टीका सीसी खुलने के कितने समय के भीतर उपयोग कर लेना जरूरी है? सवाल मेरे पास एक A1 क्वालिटी का मिलेगा, आप लोगों को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को वास्तव में ही कंटेंट बढ़िया दूं, तो बिल्कुल, और आप लोग लगातार मेरे से वही प्यार मिल रहा है बस। तो देखो भाई, ओपन वायरल पॉलिसी के तहत खसरे का जो टीका है उसको सीसी खोल दिया। मान लो ये टीका है खसरे की, सीसी की टीका, ठीक है ना। अब ये सीसी है खसरे की, इसको हमने खोल दिया। कितने घंटे तक खुलने के भीतर उसको उपयोग करना है? मात्र 4 घंटे के भीतर। अगर हमने उसको ओपन कर दिया तो 4 घंटे के भीतर उसको यूज करना जरूरी है। ऑप्शन सी पे देखो, इधर ध्यान दे मेरी बात पर, ठीक है ना। खसरे, BCG और जेई, ठीक है ना, रिकॉन्स्टिट्यूटेड घोले जाने वाले टीके में इसे प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। इन्हें घोलने के बाद 4 घंटे इस्तेमाल करना ही होता है। देखो ये क्या होता है, पहले लिक्विड नहीं होता है, घोलना होता है इसको। और अगर आपने घोल लिया तो इसमें क्या होता है कि 4 घंटे के भीतर इसका इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा ये जहरीले, ठीक है ना, हो सकते हैं। बाकी जैसे DPT, हेब भी 28 दिन तक चल सकते हैं। ये बातें आप सबको क्लियर होती हैं, ठीक है। समझ गए भैया। सूक्ष्म आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में किन 3 प्रमुख योजनाओं को मिला दिया गया है, ठीक है ना। किन 3 प्रमुख
योजनाओं को मिला दिया गया है। चीजों को समझेंगे आप लोग और अच्छे से कवर करेंगे। तो देखो भाई 79 नंबर क्वेश्चन है, आईसीडीएस, मिड डे मील और मनरेगा। आप लोगों को भी ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है। बोला सर मनरेगा तो नहीं है, पर आईसीडीएस पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजनाएं, एसएजी, बिल्कुल बी सही है ऑप्शन, ठीक है ना। किसके अंतर्गत? सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी इस बार, क्योंकि सरकार वैकेंसी निकालेगी 4 लाख पदों पर, तो पूरा कैसे करेगी? हर डिपार्टमेंट में बड़ी वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो देखिएगा पोषण 2.0 एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसने पुरानी आईसीडीएस पोषण अभियान, ठीक है ना, को समाहित कर लिया है, ताकि कुपोषण का एक साथ प्रहार किया जा सके, ताकि क्या किया जा सके? कुपोषण का एक साथ प्रहार किया जा सके, ठीक है ना। अब आती बात MUAC, बाह की गोलाई मापते समय माप टेप को बाहें के किन दो बिंदुओं को ठीक बीच में रखा जाना चाहिए? मान लो हम बाह की गोलाई माप रहे हैं बच्चे के यहां से कि, तो उसको टेप को कहां रखना चाहिए? ठीक है ना, कोहनी और कलाई के बीच में, कंधे की हड्डी और कोहनी की हड्डी के बीच में, ठीक है ना। तो देखो अपनी ये तो कंधे की हड्डी होगी, जॉइंट हो गया मेरे प्यारी बहन, और ये हो गया आपका कोहनी, इसके बीच में तो मापेंगे बाह, यहां से ही। तो अब यहां से नापोगे तो फिर मियाँ ही मिलेगा। कई बार अपन छोटे थे बचपन में, देखिएगा, हाँ देखो मेरी ताकत, ऐसे मतलब बॉडी बिल्डर बनने की सोचते थे, तो वो सपने होते हैं, ठीक है ना। छोटे बच्चे रहते हैं तब ऐसा करते थे। तो यहां पर कंधे की हड्डी और कोहनी की हड्डी के बीच में, बिल्कुल चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। एक मिनट, कोई भाई एक स्टूडेंट है बार बार कि सर मेरे को ऐप का लिंक दे दो, मैसेज कर रहा है, कहाँ? यूट्यूब से नंबर ले। अब शांति आ जाएगी उसको, ठीक है ना भाई। तो यहां क्लियर हुआ आपको, ये तकनीकी सवाल है। सही माप के लिए बाह को 90 डिग्री पर मोड़कर कंधे की नोक, ठीक है ना, कोहनी की नोक के बीच में मध्य बिंदु के मार्ग, ठीक है ना। कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें हम देखते रहते हैं, नई से नई चीजें सीखना भी चाहिए। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बीच में, मैं बता देता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरी चीजें समझना मेरी बात को। बर्निंग फिट सिंड्रोम, पैरों में जलन होना किस विटामिन की कमी से है? मैं आपको कह रहा हूं कि गुरुजी कंटेंट है ना, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि बहुत अच्छी है, आप भी मुझे बताया करो। अगर वास्तव में बढ़िया चल रही है क्लास, तो फीडबैक के तौर पर आप हमारे एप्लीकेशन को, ठीक है ना, 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर। ये आप लोगों का फर्ज बनता है। अगर आप लोग ये छोटा सा काम करेंगे, एक डबल ऊर्जा मिलती है। मैं आप लोगों को फिर पहले भी कह चुका हूं, विश्वास दिला चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि शायद आप ये कहेंगे कि एक सवाल बाहर चला जाए। आप लोगों को बहुत लोग ये कहेंगे कि पार्ट बी में 60 का स्कोर कर लो बस। अरे 60 का स्कोर कर लिए तो लग गई नौकरी। 80 में एक नंबर कम नहीं रहना चाहिए। 85 से 80 के बीच में स्कोर करेंगे चाहे मर जाएं, ठीक है ना। कितनी मेहनत करनी पड़े, ये मुझे मेरे पे विश्वास है। अब आप मेहनत करोगे तो आप पे भी होगा, ठीक है ना। तो विटामिन B5 होगा मेरे मेरे बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B5 की कमी से बर्निंग फिट सिंड्रोम। अगर तुम ये सोचो कि ये चीजें हमने नहीं पढ़ा कहीं, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखा करो। तो देखो B5 के अंदर क्या होता है, विटामिन B5 की कमी से पैरों के तलवे तेज जलन दर्द होता है इससे, ठीक है ना। और इसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, विटामिन B5 की कमी से होने वाली बीमारी। तो समझ गए होंगे सारे साथी, बोलो क्लियर है। चलो, गर्भ अवस्था के दौरान प्री एक्लेमप्सिया के खतरे का प्रमुख संकेत क्या है? ठीक है ना, कम रक्तचाप, खून में शुगर बढ़ जाना, उच्च रक्तचाप में प्रोटीन आना, पैरों में ऐठन, हाई बीपी। बोला बीपी, एक बार क्या हुआ, बीपी हाई हो गई, छोरे डीजे पे नाचने दे, गाना आ गया ना। अब मेरा भी नाम भाई साहब बीपी, तो मैंने कहा
चलो भाई आ जाओ। उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन आना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। उच्च रक्तचाप, बीपी हाई हो जाए, और बीपी हाई के साथ में बीपी सर्क से पढ़ रहे हो आप लोग, तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। चलो, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी और मूत्र के अंदर क्या आ रहे हैं, प्रोटीन्स आ रहे हैं, तो ये जानलेवा हो सकता है। यदि 20 सप्ताह के बाद भी बीपी 140 से 90, ठीक है ना, 140 या 90 से ऊपर हो, तो यूरिन टेस्ट में एल्ब्यूमिन यानी प्रोटीन आए, तो ये प्री एक्ले मप्सिया है, और इसे महिलाओं को अंदर दौरे पड़ सकते हैं। इससे में क्या होता है, महिलाओं के अंदर दौरे पड़ते हैं। अब भाई गांव में दौरा पड़ गया किसी महिला में, ना साहब मैं मानू ही को ना, इनके तो भूतनी है भूतनी, और या तो कोना इन्हें ले जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, उनके कोई भूतनी नहीं है, उनको ये दवाइयां लेनी चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, कि उनके ये प्रोटीन आ रहा है पेशाब के अंदर, ठीक है ना, और बीपी हाई हो रही है लगातार, तो उसको जांच करवाइएगा, ताकि उसको ये बीमारी की जो उचित दवा है डॉक्टर से परामर्श लेके, ठीक है ना, और ये देने, उसके बाद उसके कोई दौरे नहीं आएंगे। WHO के अनुसार 6 से 8 माह के स्तनपान करने वाले बच्चे को दिन में कितनी बार ऊपरी आहार देना चाहिए। मान लो 6 महीने तक तो माँ का स्तनपान जरूरी होता है, आप लोगों को मैंने बताया भी है पहले, पर WHO की गाइडलाइंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं अपन, ठीक है ना। WHO का मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब यहाँ कंप्लीमेंट्री फूड कितना देना चाहिए, तो दिन में एक बार। देखो छोटा बच्चा होता है, उसको कहीं ना कहीं तरल चीजें नहीं खिलानी है। क्यों? अगर आप लोग 6 माह के बाद उसको खाना दे रहे हो और तरल चीजें दे रहे हो, तरल, तो मेरे प्यारे बच्चों उसके पेट में इतनी जगह नहीं होती जो तुम सोचते हो। तुम्हारा पेट बड़ा है, उसका छोटा सा पेट है, अगर उसे तरल चीजें दोगे तो तुरंत पेट भर जाएगा, वो नहीं खाएगा, और नहीं खाएगा तो उसको प्रोटीन विटामिन इनकी पूर्ति नहीं होगी, अर्थात तो भूखा मरता चिल्लाएगा फिर थोड़ी थोड़ी देर में ही, ठीक है ना। अगर उसे अपन गाढ़ा देंगे जो चमची से गिरे नहीं, ताकि उसका पेट भर जाए और उसके बाद वह बार बार भूखने लगे और थोड़ा सा उसको एनर्जी भी मिले, तो याद रखना दिन में 2-3 बार हम उसको स्तनपान कराने वाले बच्चे को क्या देंगे, ऊपरी आहार देंगे। कितने बार? 2 से 3 बार, इससे ज्यादा नहीं। और चम्मच में ऐसा दिखना चाहिए, दिखने में गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल, ठीक है ना। ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। 6 से 8 माह में 2 से 3 बार चम्मच से शुरू करना है। 9 से 23 माह में 3 से 4 बार, यानी प्लस 1-2 आप लोग माइनस कर सकते हो। भोजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। अचानक से भोजन की मात्रा बढ़ाने से कहीं ना कहीं बच्चे के पेट में कोई नसों में दिक्कत हो सकती है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फिर से, ठीक है ना, पोलिया IPV, ठीक है ना। अब यहां पर टीका कैसे दिया जाता है, देखो पोलिया के 2 वैक्सीन होते हैं, ठीक है ना। पोलिया की 2 वैक्सीन होती हैं, एक तो OPV होती है ना, OPV, ध्यान रखना। OPV अगर आ जाए पोलिया में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं इसी वजह से बोलता हूं OPV अगर ये आ जाए पोलिया का, तो 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है ना, वो सुना होगा ना, 2 बूंदे जिंदगी की, ठीक है ना। तो 2 बूंद जिंदगी की पिलानी है, तो OPV मेरे प्यारे बच्चे क्या करना है, OPV याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। OPV 2 बूंद जिंदगी की, और IPV इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है पोलिया। भारत में 27 मार्च 2014 से पोलिया मुक्त कर दिया गया है। कब से? 27 मार्च 2014 से भारत को क्या कर दिया मेरे प्यारे शेर, याद रखना शेरनियों, 2014 से पोलिया मुक्त, भारत पोलिया मुक्त। किसने कहा? WHO ने कहा यह बात, ठीक है ना। लास्ट केस कहां पर मिला? वेस्ट बंगाल में मिला। कहां पर? वेस्ट बंगाल के अंदर। तो मेरी आवाज आपके कानों में गूंजनी चाहिए, ठीक है ना। शेयर कर देना चीजों को इनको सबके साथ। OPV मुंह से 2 बूंद जिंदगी की, ये जीवित होता है। IPV इंजेक्शन के द्वारा, ये मृत वायरस है। अब भारत में पोलियो खात्मा सुनिश्चित, OPV के साथ IPV भी दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। 85वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है, आयरन के शरीर में, बॉडी के अंदर आयरन के अवशोषण में कौन सा तत्व बाधा डालता है? बहुत गजब सवाल है, बड़ा अच्छे से आप लोग जवाब देंगे मुझे आशा है इन चीजों के साथ में। तो विटामिन सी,
ज्योति बहुत शानदार मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कभी कभी लाइव आते हैं, जो रिकॉर्डेड देखते हैं वो भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो चिंतित न हो। मैं ऐसे ही सेशंस को बनाता हूं कि आप लोग रिकॉर्डिंग भी देखेंगे ना, तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। चलो आंसर दो। शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर आयरन यानी लोहे का अवशोषण कौन करता है? उसमें तत्व में बाधा, तो टिटेनस और फाइटेटस। यानी चाय और कॉफी पियोगे तो उसमें दिक्कत आएगी। ज्यादा चाय पी और कॉफी नहीं पीने चाहिए, ठीक है ना। चाय कॉफी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए बॉडी के अंदर। तो अब यहां पर खाने के तुरंत बाद चाय कॉफी पीने से उसमें मौजूद टैनिन भोजन के आयरन को शरीर में जाने से रोक देता है। अगर कई बार आपने सुना होगा कि खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीना चाहिए, वो बात सही है। खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीना चाहिए, नहीं तो आपका जो भोजन में, मेरे प्यारे साथियों, चाय पिया कॉफी पिया, कई बार तो आप सोचते हो ओहो मेरे लिए कॉफी आई है, ठीक है ना। जैसे आप वुमेन सुपरवाइजर बन गए और अपने ससुराल से पीहर चले गए और आपके भाई की बहू कॉफी लेकर आएगी, क्यों? क्योंकि उसको पता है पैसे लेना है बाबू, इससे 50,000 रुपए उधारे लेने हैं, ठीक है ना। 2 लाख रुपए उधारे लेने हैं, मकान बनाना है, फिर देने के नाम पे कुछ नहीं है, तो इस वजह से कॉफी आएगी पहले आपसे। तो अब आप खाना खा के गए थे, मान लो 4 किलोमीटर दूर घर है, और आप जैसे पहुंचे तो ओ कॉफी आ रही है, आपने तुरंत ले लिया, तो आपके बॉडी के अंदर आयरन को जाने से रोकेगी। वो किससे? आयरन से जाने से रोकेगी। और आप खुश होके लो 2 लाख ट्रांसफर करती हूँ, अभी 1 लाख तो हो गए, 1 लाख कल कर दूंगी, ठीक है कर देना। फिर जाते वक्त आपको बढ़िया आलू के पराठे खिलाएगी और कहेगी जा अब आना, तुझे मैं देती हूँ 2 लाख। हेल्पर विटामिन सी, आंवला नींबू आयरन को सोखने में मदद करता है। तो अपने पति को देना पैसे, है ना, उसको मत दे देना किसी और को, पति अपने आप खर्च कर लेगा जिंदगी में मस्त। चाय कॉफी और कैल्शियम याद रखना, इनको ब्लॉक करना है, तभी आप लोगों की चीजें मदद होगी। टिटेनी और फैटेटस चाय कॉफी को समझ गए होंगे, बाकी डिस्क्रिप्टिव में आपके पास होता है। गृह भेंट, होम विजिट के दौरान एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नवजात शिशु के में खतरे के किस संकेत, ठीक है ना, यानी डेंजर सिग्नल को तुरंत पहचानना चाहिए। मान लो आप लोगों ने वुमेन सुपरवाइजर हैं, किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आदेश दिया कि जाओ वहां बच्चों को देख के आओ, कुछ दिक्कत आ रही है। अब वो गई और उसने देखा जैसे ही, तो ऐसा क्या डेंजर सिग्नल दिखा उसे कि उसने पहचान लिया कि इसको तो दिक्कत है ज्यादा। बच्चा बार बार रो रहा था, तो देखो बच्चे का स्वभाव हो सकता है चिड़चिड़ापन, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे के हाथ पैर चल रहे थे, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चा 2 घंटे से सो रहा था, सो सकता है बच्चा 2 या 4 भी सोता है, ठीक है ना। स्तनपान करने में असमर्थता और सुस्ती, ये सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है ना। यानी बच्चा कल से 2-3 दिन से बोबा, जो स्तनपान भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी इसके लिए। और मेरे प्यारे बच्चों, अपने क्या गांव में ऐसे बोल देते हैं, तो प्रकृति गांव से जुड़ा है तो इस वजह से आ जाता है वर्ड्स, बाकी इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो स्तनपान करने और समर्थन, असमर्थता और सुस्ती, इसके परिप्रेक्ष्य में दिक्कत होती है। बार बार बच्चे को यही समस्या, सुस्त पड़ा है, नहीं कोई खाना पीना हो रहा है, नहीं स्तनपान हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको क्लियर होती हैं। आओ, तो ये बात इसके परिप्रेक्ष्य में दूध न पीना, दौरे पड़ना, सांस तेज चलना, छाती धसना, शरीर में बहुत ठंड गर्म होना, इसे तुरंत रेफर करना चाहिए डॉक्टर के पास। ओके, चलो मेरी प्यारी बहनों, नाराज मत हो जाना। चलो भाई, अब देखो हम इसको 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं, हम कभी इन चीजों को नेगेटिव नहीं लेते हैं ना। तो अपने गांव में कह देते हैं अपने छोटे बच्चे को, जैसे स्तनपान करवाना उसकी मम्मी को, तो बोल देते हैं। तो इस वजह से ये वर्ड आप लोगों को भी यही चीजें चलते हैं, आम बात है, इसमें कोई वो चीजें सोचने की बात नहीं कि सर नहीं, है ना। बाकी देखो 2 तरीके के व्यक्तित्व होता है, मैं आप लोगों को पहले भी बताया था और आज भी। मेरे साथ आप पढ़कर आपको अच्छा ही महसूस होगा, कभी कोई चीज को लेकर गलत महसूस नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, बहुत मतलब आगे तक जाने का प्रयास रहता है हमारा। तो ये बातें हैं। PMMVY मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त अनिवार्य है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी शर्त अनिवार्य है बताएंगे, यहां पर आप सब के सब कंटेंट के अंदर आंसर देने की कोशिश करेंगे। कमेंट भी करती रहा करो, अगर आप लोग लाइव जुड़ते हो तो फिर फायदा ही नहीं है ना। ये योजना बहुत खतरनाक योजना है, पहले जीवित बच्चे के लिए है। मातृ वंदना योजना लाभ लेने के लिए इनमें से कौन सी शर्त अनिवार्य है? पहला जीवित बच्चा होना चाहिए, ठीक है ना, उसको मिलेगी। अब देखो इसके बारे में मैं समझाता हूं।
PMMVY मुख्य रूप से पहले बच्चे के लिए 5,000 देती है। सरकारी कर्मचारी इस योजना से बाहर है क्योंकि उन्हें पहले से मैटरनिटी लीव के लाभ मिलते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको ये लाभ नहीं मिलेंगे। मान लो कल ने आप वुमेन सुपरवाइजर बन जाओ, उसके बाद आपके बच्चे का जन्म हो तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा सरकारी, ठीक है ना। योजनाओं का लाभ उनको मिलता है जिनकी स्थितियां खराब हो। आप मेरे पैसे साथियों इनकम टैक्स पेयर हो जाओगे 2 4 5 साल में, तो उसके बाद तो बिल्कुल भी आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा तब तक, क्योंकि 5 साल तक तो आप इनकम टैक्स पेयर नहीं आओगे, क्योंकि आपकी आय 12 लाख से कम रहेगी, तब तक आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। नॉट PMMVY 2.0 में अब दूसरी बार लड़की होने पर भी लाभ का प्रावधान जोड़ा गया है, ठीक है ना। अगर दूसरी बार लड़की हो गई तो भी आपको लाभ का प्रावधान जोड़ दिया गया। कंगारू मदर केयर कम से कम कितने घंटे प्रतिदिन दी जानी चाहिए ताकि यह वह प्रभावी हो। मतलब बच्चे को मां अपने यहां चेस्ट के चिपका के रखे ताकि उसको मतलब मां का हीट मिले और ये अच्छा रहता है। 15 मिनट 1 घंटा कम से 8 घंटे केवल रात में। तो ये कब दिया जाना चाहिए इस टाइप से कम हम 1 घंटे दें, बहुत अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। तो उसको देखो, एक तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं बच्चे के प्रति। देखना KMC का एक सत्र में कम से कम 1 घंटे होना चाहिए ताकि बच्चे को बार बार डिस्टर्ब ना किया जाए, तापमान स्थिर हो सके बच्चे का। मतलब बच्चे को ठंड लग रही है ना, तो ये जरूरी नहीं मां ही दे, पिता भी अपने चेस्ट के बच्चे को चिपका कर लुको सकता है। मतलब उसे एक टेम्परेचर मिलता है, हीट मिलती है। और ये जितना अधिक 12 से 18 घंटे हो सके उतना बेहतर है। जितना माँ अपने कालजे के लगा के, अपन कहें कालजा ही कहें, भाई मेरे कालजा को टू कया, तो अपना कालजा के लगा रहे छोरा ने या छोरी ने तो जिया रखेगी तो उतनो बेहतर होगो कि नहीं होगो, ठीक है ना। ये बात आपने समझ में आई। अगलो है एक्ले मप्सिया में गर्भवती महिला को क्या होता है जो उसे प्री एक्ले मप्सिया से अलग करता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया भी था। हम क्या करते हैं, ओ भूतनी आ रही है साहब, इनको तो इलाज करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक तो फलाना देवता की फटकार है, दोरा झटका आ रहे हैं वेने, ठीक है ना। तो वे यह बीमारी है, दोरा झटका आ रहे हैं, बीपी हाई हो रही है, प्रोटीन निकल रहे हैं पेशाब के माध्यम से, तो दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है ना। दौरे आ रहे हैं, प्रोटीन पेशाब के माध्यम से निकल रहे हैं, बीपी हाई हो रही है, आपने जांच करवाया नहीं, वैसे सिर में दर्द की दौरे आ रहे हैं तो दौरे की गोली लाके दे रहे हो, ऐसे नहीं पार पड़ेगी, ठीक है ना। तो ध्यान देना, आप समझाना इस चीज को कि हाई बीपी प्लस प्रोटीन जा रहा है इसका पेशाब के माध्यम से, तो हाई बीपी यानी प्रोटीन और दौरे एक कन्फर्म है। दौरा आना मतलब स्थिति बहुत गंभीर है, तत्काल डिलीवरी की जरूरत हो सकती है। अगर ऐसे किसी गर्भवती महिला के हो रहा है तो उसको तत्काल बच्चे को जन्म देना पड़ सकता है, डिलीवरी करवानी पड़ेगी फिर, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रखनी है, दौरे नहीं पड़ने चाहिए। चलो भाई, अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, ORS, ठीक है ना। अब यहां ORS के नए फॉर्मूले में सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज के अलावा कौन सा साल्ट जोड़ा गया जो एसिडोसिस को रोकता है। अब भाई ORS के अंदर एक तो पहले होता था सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज, अब एक नया साल्ट जोड़ा गया है, और वो कौन सा नया साल्ट जोड़ा गया है, एक गजब का सवाल है, ठीक है ना।
ठीक है ना। अब देखो इस सवाल के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको आंसर नहीं बताया, बीच में कोई स्टूडेंट का कॉल आया। अब देखो यहां पर ट्राई सोडियम साइट्रेट, ठीक है ना। ऑडियो वीडियो क्लियर है, चेक कर लेता हूं एक बार कमेंट सेक्शन में भी। ज्योति बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं आपके, ट्राई सोडियम साइट्रेट, ठीक है ना। अब कौन सा क्या मिलाया जाएगा किसके अंदर, सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज के अलावा ओआरएस के अंदर। अब हम ट्राई सोडियम साइट्रेट डालेंगे ताकि उससे क्या इफेक्ट होगा बॉडी के अंदर, ये भी जरूरी है पता लगाना। तो देखो इधर मैंने लिखा, पुराने ओआरएस में सोडियम कार्बोनेट सोडा होता था जो जल्दी खराब होता था, और नए WHO ओआरएस में ट्राई सोडियम साइट्रेट होता है जो इसे स्थिर रखता है। और एसोडीस, ध्यान रखना, एसिडोसिस, खून में एसिड बनाना ठीक करता है। तो इस वजह से इसके अंदर क्या डाला गया है, ट्राई सोडियम साइट्रेट डाला गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ओआरएस के अंदर WHO ने ये सिफारिश की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखो यहाँ रिसर्च होता है बहुत बड़े लेवल पर, तभी जाकर इन लोगों के परिप्रेक्ष्य में चीजें आती हैं। एक बच्चे का जन्म के समय वजन, ठीक है ना, 3 किलो है। सामान्य वृद्धि के दर के अनुसार 1 वर्ष की आयु तक उसका वजन लगभग कितना हो जाना चाहिए। मान लो बच्चा जन्म लिया, 2.5 किलो का बच्चा अगर जन्म लेता है तो सामान्य बालक जन्म लिया है, ठीक है ना। अब 3 किलो का बालक जन्म लिया तो बिल्कुल हष्ट पुष्ट बालक है, कोई बीमारी नहीं है, उसके चकाचक है, ठीक है ना। अब उसका 1 साल में कितना वजन हो जाएगा, उसका 3 गुना वजन बढ़ेगा, 3 तिया 9 किलो वजन हो जाएगा। 1 साल के अंदर उसका 3 गुना हो जाएगा। अगर 3 किलो का है तो 3 तिया 9 किलो वजन हो जाएगा। याद रखना, यहां पर अगर आपको 2 केजी कहे तो 2 तिया 6 किलो का वजन हो जाएगा। तो यहां आपको 3 गुना करना है मेरे प्यारे बच्चा, क्या करना है, 3 गुना करना है। आप समझ गए, बिल्कुल गुरुजी, बी आंसर आ गया। ठीक है आगे बढ़ो, देखो इधर और कॉन्सेप्ट देता हूं, थंब रूल, ठीक है ना। व्याख्या के परिप्रेक्ष्य में 5 से 6 महीने वजन 2 गुना होगा, 1 साल में वजन 3 गुना होगा, और यहां 2 साल में वजन 4 गुना होगा, ठीक है ना। 5 से 6 महीने में तो क्या होगा, देखो आपसे क्या कहा है, 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में अगर 5-6 महीने में पूछे तो 2 गुना करना है, 2 गुना, 3 गुना 2 यानी कि 6 किलो होता। अगर 1 साल में पूछे तो 3 गुना 3 तो कितना होगा, 9 किलो होगा। 2 साल में 4 गुना तो 3 गुना 4, तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 12 किलो होगा, 4 तिया 12। ऐसे वजन बढ़ेगा भाई, समझ गए होंगे सारे साथी। क्रेटिनिज्म बच्चों में होने वाली बीमारी है जो किस तत्व की गर्भ अवस्था के दौरान गंभीर कमी से होती है। बहुत पहले पढ़ाया, सवाल को बदल बदल के देता हूं मैं, यही मेरी खासियत है, क्योंकि मुझे पता है कि सवाल को कैसे कैसे भी घुमा सकता है एग्जामिनर, और वो मैं कोशिश करूंगा तभी निकलेंगे यहां से सवाल, ठीक है ना। तो ये होगा सीधा सीधा आयोडीन की कमी से, ठीक है ना। पर बच्चा कंफ्यूज होके पता नहीं इसमें क्या क्या लगा देगा, क्योंकि अब हमारा स्टूडेंट तो नहीं लगाए ना, तो ये हमारा फर्ज बनता है। चलो, आयोडीन यानी कि यदि मां आयोडीन की भारी कमी है, बच्चे में क्रेटिन पैदा होता है, और ये लक्षण होता है इसका मंद बुद्धि, बहरापन, गूंगापन, शारीरिक विकास रुक जाना और स्थायी नुकसान होता है इसका। अगला देता हूं मैं IMR यानी कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की गणना प्रति जीवित जन्म लाइव ब्राइट पर की जाती है। तो भैया ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ लेंगे आप लोग, ठीक है ना। इसमें देखो एक तो शिशु मृत्यु दर, सीधी बात यह है अपनी गांव की भाषा में, छोरा जन्म लिया छोरी जन्म ली तो वह शिशु ही होगा, ठीक है ना। उसमें तो अलग अलग लिंग वाला सिस्टम बाद में होगा, पहले शिशु रहेगा। 0 से 6 महीने का शिशु होता है वो, ठीक है ना। 0 से 6 महीना में मान लो आप लोग जन्म लेते हैं, माँ भी मर गई और बच्चों भी मर गए, कई बार हो जाता है ऐसा, आपने देखा होगा डिलीवरी के टाइम कई बार ऐसा हो जाता है कि माँ और जच्चा और बच्चा दोनों मर जाते हैं, हॉस्पिटल की कमी होती है। क्यों, क्योंकि एक तो लड़की की सांस होती है ना, उसकी भी कमी मान सकता हूं मैं। लड़कियों की सांस क्या करती हैं कि ना साहब मारे तो सामान्य डिलीवरी होनी चाहिए, अब मान लो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, महिला को समस्याएं आ रही हैं, तो उसकी जान निकाल दो, ठीक है ना। वो परेशान हो रही है, सामान्य डिलीवरी होनी चाहिए साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, सिजेरियन डिलीवरी अच्छे हॉस्पिटल में भी करवाना चाहिए, ये भी है।
गवर्नमेंट में या फिर कोई बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल हो उसके अंदर करवा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी बहन की अगर इस डिलीवरी के समय मौत हो जाती है तो उसके परिवार पर, उसके पति पे और उसके माँ बाप पे क्या बीतती है, थोड़े से पैसे के चक्कर में, ठीक है ना। ताकि देखो ऐसा नहीं है आप लोगों को, जब वो माँ जानती है जब उस बच्चे को जन्म देती है किन परिस्थितियां, कितना डेसिबल में दर्द होता है, उन चीजों को सहन करना बहुत बड़ी बात है। हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आपके तो पेट में दर्द हो जाए तो अपन तो, मैं तो चिल्लाने लग जाता हूँ। रात में मेरे यहाँ दर्द हो गया गजक से, थोड़ा सा जाड़ में लग गई, गजक खा रहा था तो उससे दर्द हो गया, तो मैं तो पूरी रात परेशान हो गया गोली लेके। तो ये बातें होती हैं। यहां पर आपको 1000 वो करना है करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कितना? 1000, यानी बी आंसर हो जाएगा आपका। भाई शिशु मृत्यु दर कितने की गणना होती है? प्रति 1000 बच्चों पर कितने जीवित रहे, कितने मरे, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो यहाँ 3 फैक्ट हैं। अगर शिशु मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 जीवित जन्म पर होगा। अगर मातृ मृत्यु दर पर करें तो प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर होता है। यह अंतर याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जब इस कॉन्सेप्ट को देखा तो मतलब ज्यादातर टीचर्स आप लोगों को यह बता देंगे कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर का क्वेश्चन आ गया। मेरे प्यारे बच्चों 100% ये कह सकता हूं, विद्यापीठ से नहीं पढ़ा तो वो गलत करके आएगा। आप लोग ये बात खुद अपने दिल पे हाथ रख के महसूस करना कि सही बात कह रहे हो सर, ठीक है ना। कृमि संक्रमण के कारण बच्चों को में कौन सी कमी, ठीक है ना, सबसे अधिक होती है? तो देखेंगे यहां पर, ठीक है ना, कौन सी कमी सबसे अधिक होती है? कैल्शियम की कमी, एनीमिया, आयरन की कमी, आयोडीन की कमी और विटामिन डी की कमी, ठीक है ना। वार्म संक्रमण के कारण बच्चे में कौन सी कमी, डिफिशिएंसी सबसे अधिक होती है? बताओगे जरा कौन सी कमी सबसे अधिक होगी यहां पर? तो देखो संक्रमण के कारण बच्चे के अंदर सबसे मेन कमी होगी वो कैल्शियम नहीं होगी, एनीमिया होगा, आयरन की कमी, ठीक है ना। आयरन की कमी यानी कि पेट के अंदर कीड़े भी हो जाते हैं इससे, आंतों के अंदर दीवारों से मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाता है, चिपकना, खून चूसते हैं ये चीजें, जिससे बच्चे को गंभीर आयरन की कमी, एनीमिया हो जाती है, ठीक है ना। एनीमिया तेज हो जाता है इससे, और इसलिए कृमि मुक्ति और एनीमिया मुक्त अभियान के साथ साथ चलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। इस चीज को अच्छे से देख लीजिएगा। आगे 95वां सवाल है, VLBW वेरी लो बर्थ वेट, शिशु का वजन जन्म के समय कितना है? वेरी लो बर्थ वेट, शिशु का जन्म के समय कितना वेट है? सबसे कम, लो का मतलब होता है कम, बिल्कुल, तो 1500 ग्राम से भी कम वजन है, ठीक है ना। 1.5 किलो से भी कम का वजन हो रहा है, तो यानी कि वह क्या हो सकता है? HIV इस वगैरह का संक्रमण हो सकता है। HIV का टेस्ट करवाना जरूरी होगा। फिर वैसे आजकल हॉस्पिटल में जाओगे तो HIV का टेस्ट फ्री है, HIV, ठीक है ना, ये टेस्ट फ्री है। गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है जिसे किस विटामिन की कमी से को दूर करने के लिए विकसित किया गया है? जिसे किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया है? ध्यान देना इस बात में, गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है जिसे किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए, विटामिन ए को कमी, अगर इसको बार बार धोगे तो इससे क्या होगा, विटामिन ए निकल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चा यहां पर देखो, इसमें बीटा कैरोटीन जीन डाला गया है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। इसका रंग पीला सुनहरा होता है, इसलिए इसे गोल्डन राइस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान मेस्टाइटिस क्या अर्थ होता है? बताओ। दूध का कम आना, स्तनों में संक्रमण और सूजन, बच्चे का दूध न पीना, निप्पल का कट जाना, ठीक है ना। समझ रहे होंगे ऑप्शंस को बहुत अच्छे से। देखो मां के जो स्तन होते हैं उसके दौरान मेस्टाइटिस क्या बीमारी है कि अब मां के स्तन के अंदर इन्फेक्शन, संक्रमण है, परंतु उस दौरान बच्चे को उसको साफ करके रखना चाहिए, ठीक है ना। उससे इन्फेक्शन फैलने के खतरे होते हैं, स्तनों में संक्रमण और सूजन। यदि ठीक दूध ठीक से खाली नहीं हो और वहां बैक्टीरिया पनप जाते हैं जिससे स्तन लाल, गर्म और दर्दनाक हो जाते हैं, इसे मेस्टाइटिस कहते हैं। इसमें कभी स्तनपान, ठीक है ना, इसमें भी स्तनपान जारी रखना चाहिए स्वस्थ स्तन से। ऐसा नहीं है आप लोगों को ये दिक्कत हो रही है, आप बच्चे को स्तन नहीं दे रहे हैं, इसमें
आप लोग जो एक स्तन में दिक्कत है तो दूसरे से स्तनपान जारी रखना चाहिए और कोशिश करें उसको भी साफ करके बच्चे को स्तनपान सुचारू रखें, तभी वो चीजें ठीक होंगी, नहीं तो ज्यादा दिक्कत क्रिएट होगी। क्योंकि माँ के स्तन से जो दूध आ रहा है वो रुकेगा तो अचानक से, और आपने वहां जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो एक्टिव हो चुका है, अब वहां मेरे प्यारे बच्चों तो दिक्कत होगी, दर्द होने लग जाएगा मां के। और इस स्थिति में आप गोली दोगे तो गोली से क्या होता है, दर्द शांत नहीं होता है, जो दिक्कत आ रही है वो तो होगी, बस केवल महसूस नहीं होगा, ये भी आपको पता है। बच्चों में फोंटा नेल सिर का तालू का समय से पहले बंद हो जाना किस समस्या का संकेत होता है? देखो बच्चों के अंदर एक और नई बीमारी है, मस्तिष्क के अंदर, बॉडी के अंदर होता है फोंटानेल, ये सिर के तालू होता है ना, तालू, इसमें तो यानी मस्तिष्क कम विकास होगा फिर उस बच्चे का, यानी कि ब्रेन का कम विकास होगा बच्चे का, ये बातें आपको क्लियर हो सकती हैं। बच्चे के सिर का नरम हिस्सा आमतौर पर 18 महीने तक बंद होता है। यदि ये बहुत जल्दी 3-4 महीने में बंद हो जाए तो मस्तिष्क को फैलने की जगह नहीं मिलती है, जो छोटे सिर का संकेत है, ये बात आपको ध्यान रखना है। WIFS कार्यक्रम के तहत किशोरियों आउट ऑफ स्कूल को आंगनबाड़ी पर दी जाने वाली नीली गोली में आयरन की मात्रा कितनी होती है? बताओ, एक एक सवाल आपको क्लियर कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। आयरन नीली गोली की बात कर रहा हूं मैं, किसकी? नीली गोली की। 60 mg एलिमेंट्स आयरन होता है उसके अंदर, ठीक है ना, 60 mg एलिमेंट्स आयरन होता है उसके अंदर। ये बात आप लोगों को WIFS वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट में 60 mg एलिमेंट्स आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड, ये गोली हफ्ते में एक बार दी जाती है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सब चीजें बता रहा हूं जो। और ये देखो 100वां सवाल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI की गणना निम्न में से कौन सा संकेत शामिल नहीं है? ठीक है ना, अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर। ध्यान रखना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI की गणना में हम मातृ मृत्यु दर को शामिल नहीं करेंगे, ये सब होंगे बाकी, ठीक है ना। यहां पर हम क्या करेंगे, मातृ मृत्यु दर को शामिल नहीं करेंगे। सी आंसर होगा। GHI 4 चीजों पर आधारित होता है, 1 अल्प पोषण पूरी आबादी का, 2 चाइल्ड वेस्टिंग 5 साल से कम, 3 चाइल्ड वेस्टिंग 5 साल से कम, 4 बाल मृत्यु दर, इसमें मातृ मृत्यु दर शामिल नहीं है, ठीक है ना। ये बातें आपको क्लियर होती हैं, ये लीजिएगा, सी आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार, जय भारत, जय मां सरस्वती। आप सबके इस सपने को साकार करे और हमें एक डबल ऊर्जा दे, ऐसा ही लगातार आप लोगों के बीच में काम करते रहें, ठीक है ना। और आप एक दिन अपने उस सपने को लेकर बैठे हैं, एक डिपार्टमेंट में महिला पर्यवेक्षक की चेयर पर जरूर विराजमान हो। हमारा यही है, हमारी टीम का एक ही संकल्प, आप सब। और जो नहीं जुड़े अभी तक, मान लीजिएगा आप लोग कहीं शेयर करो किसी बहन को, तो 999 में लास्ट मौका है आप लोगों को जो ज्वाइन करना है, उसके बाद नहीं तो 1999 में ये बैच मिलेगा, जिसमें आपको हम कंप्लीट, आप बता देना, पार्ट ए पार्ट बी, और इसके अंदर थ्योरी, MCQ, PDF सब कुछ, नोट्स, ई बुक सब कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको ज्वाइन करना हो कर लेना, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, ठीक है ना भैया। चलो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर आप लोगों का। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके एक बार बैच में ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा, बहुत मौका है आपके पास वुमेन सुपरवाइजर बनने वाले विद्यार्थियों, मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्योंकि फिर बार बार ऐसे मौके मिलते नहीं हैं। फिर 1999 का बैच है, आप लोग एडमिशन भी लोगे, क्योंकि क्वालिटी है इसके अंदर,